नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं विस्तार से आज की खबरों पर। हॉर्नबिल टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की समृद्धि और इसके भारत से सबसे विकसित राज्यों में से एक होने की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के लिए अपनी योजनाओं और विजन को साझा किया है। आइए एक नज़र डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित संतवानी। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आज हम छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से बात करेंगे। हम इनका परिचय कराते हैं। पहले ये अधिवक्ता थे, उसके बाद सांसद, फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, अब छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरीके की रूपरेखा बना के छत्तीसगढ़ में काम को आगे बढ़े। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। किस तरीके से छत्तीसगढ़ को सौगातें मिलेंगी और क्या आगे रूपरेखा बनाए हैं? देखिए, ये छत्तीसगढ़ बहुत प्यारा प्रदेश है। प्रकृति की बहुत कृपा छत्तीसगढ़ पर है। छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार है। और सबसे बड़ी ताकत ये है कि यहाँ के लोग सीधे साधे, भोले भाले, ईमानदार और मेहनती लोग हैं। इतनी ताकत देश में किसी अन्य राज्य के पास नहीं है। और वर्षों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पर कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ का शोषण किया, उपेक्षित किया। और कांग्रेस पार्टी के शोषण और उपेक्षा के कारण छत्तीसगढ़ इतनी क्षमता होते हुए भी विकास की दिशा में आगे नहीं जा पाया। छत्तीसगढ़ के लोगों के दर्द को किसी ने महसूस किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण होने के बाद जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में ले जाने का काम किया, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। परंतु पिछले 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा कर दी। अब फिर से जब हमारी सरकार बनी है तो हम छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इस दिशा में हमारी सरकार योजना बनाकर काम कर रही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, हम भी उसी लक्ष्य के अनुरूप योजना बनाकर काम कर रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़ ऐसा बने, इस दिशा में हमारी सरकार योजना बना के काम कर रही है। जैसे कि सांसद रहते हुए बिलासपुर के कई मुद्दों को आपने सांसद के पटल पे रखा था। अब आप छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं, तो अब आप छत्तीसगढ़ के लिए क्या करना चाह रहे हैं? मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित छत्तीसगढ़ बने, इसके लिए हमारी सरकार योजना बना के काम कर रही है। जहाँ तक मेरा विषय है कि जिन विभागों का मैं मंत्री हूँ, उन विभागों के कामों को गति देने का काम, हमारे शहर सुव्यवस्थित बने, सुविधापूर्ण बने, इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। घर घर लोगों को नल से जल मिले, इसके लिए योजना बनाकर काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सड़कें अच्छी बने, सड़कों का जाल बिछे, इसके लिए तेज गति से काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा। जैसे देखा गया कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे बिलासपुर में चकरभाटा में जो एयरपोर्ट बना है, वहाँ पे सुचारू रूप से फ्लाइटों की सुविधा नहीं चल पा रही है। इसके लिए अपन आगे क्या करेंगे? देखिए, पहले बिलासपुर में हवाई सेवा भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब धीरे धीरे करके हवाई सुविधाओं का विस्तार बिलासपुर का हो रहा है। आगे और तेज गति से विस्तार हो, इसके लिए काम करेंगे। आप दो प्रमुख विभागों के मंत्री हैं,
जैसे देखा गया कि बरसात आते ही कई जगह पानी जाम या नालियों का फंसना या रोडों की जो स्थिति है, इसके लिए अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, इसके लिए अपन क्योंकि बरसात सर पे है, इसके लिए आपके विभागों किस तरह से काम कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से पहले से विभागों को निर्देश दे दिया गया है। बरसात के पूर्व की जो तैयारी है वो करने का निर्देश दिया है और विभाग, नगरीय निकाय और हमारा विभाग इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। पहले भी देखा गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस की जब सरकार थी तो चीज़ों को या कामों को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी, तो अब जो आप काम करने जा रहे हैं इसकी कोई व्यवस्थित ऐसी रूपरेखा बनी है जिससे जनता को संतुष्टि कर सके? निश्चित रूप से हम लगातार योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप काम हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ भोले भाले ईमानदार लोगों का प्रदेश है और इसलिए हम सब मिलकर एकजुट होकर रहें, आपस में मिलकर रहें और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसका नारा पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में गूंजे, इसके लिए हम सबको काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण साव जी बात करने के लिए। अमित संतवानी, स्टेट हेड छत्तीसगढ़। इम्फाल से चुराचंदपुर की ओर आ रहे 2 ट्रकों में शनिवार को उपद्रवियों ने आग लगा दिया है। ट्रक भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के थे और चुराचंदपुर जिले में एक पुल निर्माण के लिए निर्माण सामग्री ले जा रहे थे। 4 ट्रकों में से 2 पूरी तरह जल गए, हालांकि सुरक्षा बल अन्य 2 को बचाने में सफल रहे। ट्रक ड्राइवरों ने बयान दिया और उनके अनुसार ये ट्रक इम्फाल पश्चिम में सेखमई से आ रहे थे और चुराचंदपुर जिले की सिंघाट की ओर जा रहे थे जब उन्हें मोइरांग पुलिस स्टेशन के तहत टोगलाओबी के पास स्थानीय तौर पर मीरा पैबस नाम से जानी जाने वाली कुछ महिलाओं ने रोका और ट्रकों में आग लगा दी। एसपी और एसडीओ समेत पुलिस और जिले के आला अधिकारी स्थिति पर जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। इस बीच भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में आरएएफ जवानों को तैनात किया गया। स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए उच्च पुलिस अधिकारियों ने बड़ी संख्या में वहां एकत्र स्थानीय लोगों से बातचीत की और बाद में 2 ट्रकों को ट्रकों में लेके निर्माण सामग्री के बिना इम्फाल वापस लौटने की अनुमति दे दी गई। उल्लेख किया जा सकता है कि राज्य में प्रचलित जातीय तनाव के कारण वाहनों की तलाशी अक्सर तब होती है जब वाहन मेतेई बहुल घाटी जिलों को कुकी प्रभुत्व वाले पहाड़ी जिलों में पार करती है और इसके विपरीत। जैसे ही ये 4 ट्रक कुकी बहुल चुराचंदपुर जिले की ओर जा रहे थे, वे गुस्साई भीड़ का निशाना बन गए। यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थी कोलकाता स्थित परीक्षा केंद्र पहुंचे। गुरदीप गंभीर ने एक अभ्यर्थी से बातचीत करते हुए कहा कि जिसने भी परीक्षा के लिए पढ़ाई की है उसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और वह परीक्षा पास करने की उम्मीद लेकर आता है। आइए एक नज़र डालते हैं इस वीडियो पर। सर, एक्सपेक्टेशन हमने जो पढ़ाई की है, किसी को भी एक्सपेक्टेशन कम नहीं होती है। जो भी पढ़ाई करता है उसको रहता है कि वो एग्जाम निकाल ही ले, है ना। तो और कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी घंटे के हिसाब से पढ़ता है। एक टारगेट हम सेट करते हैं, उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं और आज भी इसी बिलीव और होप के साथ आए हैं कि एग्जाम अच्छे से दें और, है ना, क्लियर करके जाएं। होप तो 100% है और मूवी में भी उससे ज़्यादा आप बोली, बट क्योंकि यूपीएससी इज ऑलमोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो हम कुछ भी कह नहीं सकते कि पेपर कैसा आने वाला है या फिर क्या सरप्राइज यूपीएससी ने रखा है हमारे उस बुकलेट के अंदर। बट स्टिल आई एम वेरी होपफुल और पूरी आशा के साथ आए कि एग्जाम अच्छे से क्लियर करके जाएंगे। बनना आई गेस है।
त्रिपुरा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुशांत चौधरी ने शनिवार को कहा कि 2018 से अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से सीधे 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया है, जिस पर 382 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आया है। इस वर्ष खरीद का लक्ष्य 15,000 मीट्रिक टन निर्धारित है और उन्होंने कहा कि पिछले साल लक्ष्य 50,000 मीट्रिक टन का था, लेकिन बिचौलियों के कारण कुल धान उपदान अधिक होने के बावजूद इसे हासिल नहीं किया जा सका, जो अक्सर सरकार द्वारा धान खरीदने से पहले कम दरों पर किसानों से धान खरीदते हैं। उन्होंने किसानों से बेहतर मूल्य पाने के लिए राज्य सरकार के वार्षिक खरीद अभियान का इंतजार करने का आग्रह किया है। यह अभियान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुशांत चौधरी और कृषि मंत्री रतन लाल नाथ की मौजूदगी में जुलाई बारी में शुरू किया गया है। कार्यक्रम में मौजूद त्रिपुरा के कृषि मंत्री रतन लाल नाथ ने भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की है। 5 টন 5 মেট্রিক টন আমরা পাঠাচ্ছি দুবাইতে, 30 মেট্রিক টন হল্যান্ডে যাওয়ার প্ল্যান আছে। আমরা আনারস আমরা মনে করি শুধু ধানের দিকে যে না, শুধু ধান তো থাকবেই, ধান তো থাকবেই। আনারস তাদের 5 বছরে কতটুকু আনারস চাষ করেছিল? 595 হেক্টর। আমাদের সময় কত? 5,644 হেক্টর। জানতে হবে, শুধু জুলাই বাড়িতে মোটর স্টলে বসে থাকলে হবে না, খবর রাখুন। এবং কাঁঠাল, আমাদের কাঁঠাল এখন সুস্বাদু। তাদের সময় সরকারি উদ্যোগে কতগুলি কাঁঠাল গাছ লাগিয়েছে? নীল। আমাদের সময় কত? 450 হেক্টর। লেবু, তাদের সময় সরকারি উদ্যোগ কত লাগিয়েছে? নীল। আমাদের সময় কত? 6,213 হেক্টর। আম, মুসাম্বি, কমলা, কমলম, কমলম মানে ড্রাগন, এটা তাদের সময় হয়নি, আমাদের সময় 138 হেক্টর। সুপারি, তাদের সময় কত হেক্টর? 90 হেক্টর। আমাদের সময় কত? 4,722 হেক্টর। যখন আমরা বিরোধী দল করতাম, রাস্তায় বড় বড় লম্বা লাইন দেখতাম তদানীন্তন শাসক দলের। লম্বা লাইন আর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবি উঠত যে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করতে হবে, এই দাবি নিয়ে সারা রাজ্যে তদানীন্তন শাসক দল সেখানে রাস্তা গরম করত। গরিব কৃষক নেতাবাবুদের কথায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং কোনো কিছু না বুঝেই তারা ভুল পথে পরিচালিত হতেন। কেন্দ্রীয় সরকার বারবার বলেছে যে আমরা রিইনভার্সমেন্ট দেব, ক্রয় আমরা করব না, ক্রয় করতে হবে রাজ্য সরকারকে। রাজ্য সরকার ধান ক্রয় যত খুশি করুক, টাকা আমরা প্রদান করব, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রদান করব। কিন্তু কখনো রাজ্য সরকার নিজে ধান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন না, বরং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে দিলেন। 18 সালে আমাদের সরকার হলো, নির্বাচনী যে আমাদের ভিশন ডকুমেন্ট, তাতে আমরা পরিষ্কার ভাষায় লিখলাম, মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আমাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রথম যে ক্যাবিনেট হবে, সেই প্রথম ক্যাবিনেটে আমরা কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করব। এখানে মাননীয় রতনদা আছেন, প্রথম দিন থেকে ক্যাবিনেটে আছেন, শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন, আর অন্যান্য দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। আমরা প্রথম ক্যাবিনেটে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি রাজ্য সরকার, সেটা হচ্ছে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় এবং আগরতলার যে বিমানবন্দর, সেটাকে মহারাজা বীর বিক্রমের নামে উৎসর্গ করা। এই দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমাদের 18 সালে সরকার পরিবর্তনের পর প্রথম দুটো সিদ্ধান্ত।
2024 से 21 जून को पूरे भारत में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तर प्रदेश ने 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह आयोजित किया था। सप्ताह की शुरुआत लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में एक समारोह के साथ हुई है, जिसका उद्घाटन प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दया शंकर ने किया था। मिश्रा आयुष विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी भी शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर दया शंकर मिश्रा दयाल और प्रधान सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने योग पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया। उसी का एक स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे एक सप्ताह के लिए हमारे प्रदेश के कोने कोने में हर 75 जनपद के में मुख्यालयों पे, शहरों में, गांवों में, जलाशयों में, नदियों के किनारे जो तमाम सारे स्मारक हैं वहाँ पे, जो हमारे धार्मिक स्थल है वहाँ पे, ऐसे तमाम सारे जगहों पे ये योग सप्ताह के दौरान कार्यक्रम किए जाएंगे। उसका उद्घाटन करने के लिए आज यहाँ पे हमारे माननीय आयुष मंत्री जी उपस्थित हुए हैं। आपको जानकारी है, योग हमारे सनातन संस्कृति की, सनातन जिसका कोई शुरुआत नहीं हुई न कभी अंत होने वाला है, उस संस्कृति का मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, जिसे हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, और ऐसे कहें तो हमारे आदि योगी भगवान शंकर ने हम सबको स्वस्थ रहने के लिए, हम सबको निरोग रहने के लिए। देखिए, एक तो 9 नवंबर 2014 को जब से आयुष मंत्रालय का गठन माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद 2017 से आयुष मंत्रालय का गठन हुआ। लेकिन पिछले 10 वर्षों से ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून को। 21 जून के योग दिवस को माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके प्रयासों से सारे विश्व ने, और विश्व के इतिहास में संयुक्त राष्ट्र में सर्वाधिक मतों से पारित होने वाला योग को सारी दुनिया ने स्वीकार किया। 21 जून को विश्व योग करता है। सारे विश्व के, दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों में भी योग की स्वीकार्यता है। योग ही वो विधा है जिसने सारे संसार को एक सूत्र में पिरोया है। शायद खेलों के बाद मुझको लगता है कि दुनिया में सर्वाधिक स्वीकार्यता अगर किसी विधा की है, किसी चीज़ की है, तो वह योग है। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। इनके प्रयासों से ये 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारतवर्ष 140 करोड़ लोगों का भारत, ये जब योग करता है तो सारा दुनिया, सारा विश्व योग करते हुए आपको 21 जून को दिखेगा। ये भारत की एक बहुत महान उपलब्धि है कि अपने सनातन विधा को सारी दुनिया में उन्होंने स्वीकार कराया और सारी दुनिया ने बड़े खुशी मन से, सहर्ष भाव से इसको स्वीकार किया है। सर, स्वयं के लिए और समाज के लिए ये थीम दी गई है, इसके पीछे क्या? ये इस 10वें वर्ष की थीम है, स्वयं के लिए और समाज के लिए। जब तक आप स्वयं योग नहीं करेंगे, आप दूसरों को प्रेरणा नहीं दे सकते। खुद से अपने आप को, अपने ऊपर जब आपने उसको आजमाया है, उसके फ़ायदे आपने, जब आपको फ़ायदा मिलता है तभी आप दूसरों को प्रेरणा देते हैं और दूसरों को बाध्य करते हैं कि वो भी इसको अपने जीवन में अपनाएं। और इस बार सरकार ने पिछले लगातार वर्षों में योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर योग का नाम दिया। इस बार योग, पिछले वर्ष भी आपने देखा कि गांव में जितने भी धार्मिक स्थल थे, गांव के सरोवर, जो अमृत सरोवर गांव में बनाए गए, उनके तटों के किनारे, हमारी नदियों के किनारे, हमारे पवित्र कुंड और सरोवरों के किनारे इस देश के जितने भी महत्वपूर्ण मठ मंदिर थे, उनमें देश की जितनी ऐतिहासिक धरोहरें थी, जितने भी ऐतिहासिक स्थल थे, उन सब पे योग करते हुए आपने लोगों को देखा। तो जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए इस देश का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर नौजवान, हर मातृशक्ति जब तक इससे नहीं जुड़ेगी, तब तक शायद भारत निरोग नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का, विश्व गुरु बनने का भारत का वो सपना बिना योग को अपनाए पूरा नहीं हो सकता। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के निवासियों से मेरी अपील है
कि सभी लोग योग करें और 21 जून को सभी लोग घर के बाहर निकलें। घर में रहें तो जो घर में योग करें, बाहर निकलें तो जहाँ भी सार्वजनिक स्थानों पर, पार्कों में, नदियों के किनारे, आप तालाबों के किनारे, पोखरों के किनारे, मंदिरों के स्थान पर, मैंने कहा कि देश के जितने भी वो स्थान हैं जहाँ लोग एकत्र हो सकते हैं, वहाँ संपूर्ण देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को, हर मातृशक्ति को, नौजवान को, युवा को, अपने बुजुर्ग से मेरी विनती है कि वो निकलें और योग करें, जिससे कि योग का यह मिशन सारी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाए। भारत का 21 जून विश्व योग दिवस। दिल्ली जल संकट से जूझ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार व्यापक समाधान खोजने के लिए संघर्ष कर रही है और भाजपा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी को दोषी ठहरा रही है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर पानी की पाइपलाइनों पर गश्त की मांग की और अगले 15 दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रमुख जल पाइपलाइनों पर पुलिस की तैनाती और गश्त बढ़ाने की भी आग्रह किया। उन्होंने लिखा कि शरारती तत्वों या गलत इरादे वाले लोगों को पानी की पाइपलाइनों से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए ये कार्रवाई ज़रूरी होगी, जो अब दिल्ली की जीवन रेखा बन गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी विधायक दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पटेल के आवास पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी विधायक राखी बिड़ला ने ANI को बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री CR पाटिल को एक पत्र दिया था, लेकिन वह कल से उपलब्ध नहीं है। उन्होंने मंत्री से इस मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। जी, ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल चिट्ठी हम लोगों ने दी थी पाटिल साहब के यहाँ पर और अंदर से रिसीविंग भी बकायदा आई थी। उसी रिसीविंग को ध्यान में रखते हुए आज हमारा एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंचा है और जो है आज अंदर से अब ये खबर मिल रही है पुलिस के माध्यम से कि जो है माननीय मंत्री जी अपने आवास पर उपलब्ध नहीं है। निश्चित तौर पर कोई हो सकता है कि पहले का उनका कोई कार्यक्रम हो, लेकिन आपके माध्यम से सिर्फ हम यही गुहार लगाना चाहते हैं, यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो एक गंभीर जल संकट उत्पन्न हुआ है, माननीय मंत्री जी ने अपना पदभार संभाल लिया है और पदभार संभालते ही जो सबसे बड़ा विषय है दिल्ली की जल आपूर्ति का, उसके ऊपर वो संज्ञान ले और दिल्ली की जनता को जो समस्या है उसका समाधान कराने। राष्ट्रीय राजधानी में व्याप्त जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि द्वारका के निवासी पानी की कमी की शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि निजी टैंकरों के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और वे इसका लाभ उठाने में असमर्थ हैं। द्वारका की सोसाइटी से लगातार फ़ोन आ रहे हैं, RWA एसोसिएशंस मिलने के लिए आ रही हैं कि हमें पानी की बहुत दिक्कत हो रही है और पानी के टैंकर भी 1400 रुपये 1500 रुपये में उनको मिल रहे हैं। सरकारी सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। तो हमने जब इस बात को ढूंढा कि भाई क्या कारण ऐसा है, तो हम पहले से जानते थे कि पानी की वेस्टेज होती है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पानी लगातार पूरे फ्लो के साथ, जैसे कि वो एक आप कहिए कि प्रेशर के पानी की तरह बह रहा है और यहाँ पर लगातार पानी की वेस्टेज हो रही है। सीधा दिल्ली जल बोर्ड के पाइप यहाँ पर गले हुए हैं, टूटे हुए हैं, उनसे पानी की वेस्टेज है। और यही बात हम लगातार उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार बाकी सरकारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है। कमी उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। इस तरह के न जाने कितने ही पॉइंट है जहाँ पर पानी की वेस्टेज हो रही है, ना वो जो उनके STP पॉइंट हैं उनको रखाव कर पा रहे। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।